थोड़ी और मार्केट पर एक लॉन्ग टर्म ओपिनियन ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं रेनेसेंस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर पंकज मुरारका। पंकज जी, गुड आफ्टरनून। काफ़ी बड़ी आउट परफॉर्मेंस इंडियन मार्केट की और एक पैराबोलिक फेज इस समय। ऐसे में क्या एडवाइस होगी आपकी इन्वेस्टर्स को? गुड आफ्टरनून अनुज। हमारे इन्वेस्टर को यही एडवाइस है अनुज की कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो एक बहुत अच्छे फेज से गुजर रही है, एक स्वीट स्पॉट से गुजर रही है। और जो इकोनॉमिक अंडरलाइंग स्ट्रेंथ है वो मार्केट्स में भी दिखाई दे रही है, बिकॉज हमने जैसे कि देखा ये साल में काफी सारी ग्लोबल हेडविंड्स हैं, उसके चलते वर्ल्ड वाइड एक स्लोडाउन का फियर बना हुआ है। एंड प्रोबब्ली नेक्स्ट ईयर यूएस और काफी यूरोपियन कंट्रीज रिसेशन में चली जाएंगी, पर एक इंडिया एक ऐसी इकोनॉमी रहेगी जहां ग्रोथ रहेगी। नॉट ओनली दैट, काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रहेगी। मेरा इन्वेस्टर्स को यही एडवाइस रहेगा कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू रखें इक्विटीज में, एंड एवरी डिप शुड बी एन अपॉर्चुनिटी टू बाय इनटू गुड क्वालिटी कंपनीज विद अ लॉन्ग टर्म व्यू। पंकज, जिस तरह का मोमेंटम देखने को मिल रहा है और यहाँ पर एक ही सेक्टर लीड नहीं कर रहा है इस पर्टिकुलर तेजी को, एक चीज हमने नोटिस की है, इट्स बीन अ सिक्लिकल प्ले, नॉट सिक्लिकल, साइक्लिकल प्ले, जहां पर एक के बाद एक अलग अलग सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। लेकिन यहाँ से अगर इंडेक्स को अज्यूमिंग 20,000 तक निफ्टी पहुंचना है, उसके ऊपर के लेवल्स देखने हैं, कहां पर सबसे ज्यादा लीडरशिप आती हुई दिखाई देगी? क्योंकि कल जब भी मार्केट अपने न्यू हाई पर आया तो रिलायंस का योगदान बहुत इंपॉर्टेंट था, उसके बगैर हम पहुंच ही नहीं पा रहे थे। डू यू सी लीडरशिप कमिंग फ्रॉम अ बिग बॉय लाइक रिलायंस, या फिर कोई और क्षेत्र है जो शायद थोड़ा बहुत लीड ले सकता है इस तेजी को और मजबूत करने के लिए? तो हर्षदा, जैसे आपने बताया, ये काफी अच्छा एक रोटेशनल ट्रेड चल रहा है मार्केट में, जहां पे लीडरशिप ग्रेजुअली एक एक सेक्टर में रोटेट हो रही है। और ये एक अंडरलाइंग इंडियन इकोनॉमी की स्ट्रेंथ भी बता रहा है कि इंडियन इकोनॉमी जब अच्छा करती है तो थोड़ा आगे पीछे होता है, पर सब सेक्टर्स अच्छा करने लगते हैं। सो यहाँ से अगर आने वाले एक साल का व्यू लें, अगर हमें लगता है कि बैंक्स ने काफी अच्छा किया लास्ट 6 महीनों में, बट दे विल कंटिन्यू टू लीड बिकॉज इनके नतीजे काफी अच्छे आते रहेंगे और सेक्टर में फंडामेंटल आउटलुक काफी स्ट्रांग है। इसके अलावा कैपिटल गुड्स और इंजीनियरिंग एज ए सेक्टर भी काफी अच्छा करना चाहिए, बिकॉज एक अंडरलाइन इकोनॉमी में हमें एक रिवाइवल ऑफ इन्वेस्टमेंट साइकिल दिख रहा है जो काफी समय बाद दिख रहा है। तो ये साल अगर आप देखें तो कैपिटल गुड्स शेयरों ने काफी अच्छा रिटर्न दिया, इनफैक्ट दे बीन सम ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स। तो हमें लगता है ये आने वाले नेक्स्ट ईयर में भी इनका परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा। और इसके अलावा कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जो है, कंज्यूमर रिलेटेड जो भी सेक्टर्स हैं, एक कंज्यूमर थोड़ा सा बीच में स्लो डाउन था, पार्टली रूरल की वजह से, बिकॉज ऑफ ये हाई इन्फ्लेशन और काफी सारी कैटेगरीज में काफी हाई प्राइस हाइक हो गए थे। पर अब रॉ मटेरियल प्राइसेस और कमोडिटी प्राइसेस काफी सॉफन हो गए। हमें लगता है नेक्स्ट ईयर में कंज्यूमर डिमांड काफी स्ट्रांग रहेगी, तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर भी काफी अच्छा करना चाहिए। इसमें डिस्क्रिशनरी में आप ऑटोज को इंक्लूड करेंगे, और कौन सी सेगमेंट या पॉकेट खासतौर से, क्योंकि यहाँ पे भी बड़ी रैली हुई है कुछ स्टॉक्स में? हाँ जी, बिल्कुल अनुज, आप एकदम सही कह रहे हैं। तो ऑटोज इज पार्ट ऑफ कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। इसके अलावा आप देखें तो ट्रैवल टूरिज्म रिलेटेड स्टॉक्स हैं, तो ट्रैवल एज ए सेक्टर ने काफी अच्छा किया है। होटल्स को हम देख सकते हैं, दे हैव डन वेरी वेल। लाइकवाइज अगर आप देखें तो रिटेल एज ए सेक्टर ने काफी अच्छा किया है, क्योंकि इस फेस्टिवल सीजन में हमने देखा है कि कंज्यूमर स्पेंडिंग हैज बीन वेरी स्ट्रांग, तो उसकी वजह से सब रिटेल कंपनीज ने काफी अच्छा किया। और ऐसा लगता है जिस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है इकोनॉमी में और इनकम ग्रोथ हो रही है, आगे जाके भी कंज्यूमर स्पेंड करेंगे। वो चाहे हॉलिडेज पे स्पेंड करें, चाहे शॉपिंग पे या रिटेल पे स्पेंड करें, चाहे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे स्पेंड करें, चाहे वो ऑटोज में, चाहे वो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर खरीदें, पर कंज्यूमर्स के पास सेविंग्स हाई रहेंगी और उसके चलते वो पैसा स्पेंड करेंगे। तो जो भी सेक्टर को या बिजनेस को कंज्यूमर स्पेंडिंग से फायदा होता है, जो कि एक डिस्क्रिशनरी स्पेंड है, जो कि कंज्यूमर के लिविंग के लिए जरूरत नहीं है, पर दे डू इट आउट ऑफ प्लेजर, जॉय, फन, एक्साइटमेंट एंड एंटरटेनमेंट, तो उन सभी कंपनीज को या सेक्टर्स जो उससे जुड़े हुए हैं, उन सबको उससे फायदा होगा। प्लेजर, जॉय, एंटरटेनमेंट की बात करें, लेकिन वहां पर मर्सिडीज तो कह रही है कि उनकी बिक्री नहीं हो रही क्योंकि लोग सारी पैसे सेव कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में। तो ये जब स्पेंडिंग होगी, आई यू लुकिंग एट कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी इंक्रीजिंग रूरल साइड पर भी, क्योंकि वो अब तक नहीं हुआ था पंकज, वो मिसिंग था एटलीस्ट इन द फर्स्ट हाफ, क्या वो पिकअप करेगा? और उनकी स्पेंड और अर्बन इंडिया की स्पेंड बहुत डिफरेंट है। मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले आपके चैनल के माध्यम से एक मर्सिडीज को संदेश दूंगा कि उनको अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस घटाने चाहिए। उनके प्रोडक्ट नहीं बिक रहे बिकॉज वो एग्जॉर्बिटेंटली प्राइस है, ना कि कंज्यूमर बहुत स्मार्ट है, उसको जहां मनी लगती है वो वहां स्पेंड जरूर करेगा।
तो ये जो मर्सिडीज के इंडिया सीईओ वो एक्सक्यूज ले रहे हैं बिकॉज वो अपना सेल्स टारगेट नहीं मीट कर पाए होंगे। कमिंग बैक टू रूरल, यस आप जो बोल रहे हैं एकदम सही बोल रहे हैं। तो रूरल में एक थोड़ा सा स्लो डाउन या लीन पैच चल रहा था इकोनॉमी में, बिकॉज उसको थोड़ा टाइम लगा, उन पे कोविड की मार ज्यादा पड़ी थी, थोड़े से अनइवन मॉनसून साइकिल भी इस साल थोड़ा सा अनइवन था। पर अभी हमने देखा कि क्रॉप प्राइसेस काफी स्ट्रांग है और खरीफ क्रॉप का फार्मर्स को रियलाइजेशन आ चुका है। रबी की सोइंग जो है वो काफी स्ट्रांग हुई है। मनरेगा रिलेटेड जो जॉब क्रिएशन है वो काफी हेल्दी चल रहे हैं और गवर्नमेंट का रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड स्ट्रांग है। तो ये सब के मद्देनजर हमें ऑलरेडी रूरल में एक रिवाइवल के ऑलरेडी इनिशियल साइंस दिख रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि नेक्स्ट ईयर में रूरल इकोनॉमी अच्छा रिबाउंड करेगी। देखिए हर्षिता, मर्सिडीज जैसी कार्स के साथ एक प्रॉब्लम, ब्रांड्स का प्रॉब्लम ये होती है कि वो प्राइस भी कम नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो जो इंडिया में कितनी कम इसलिए बिकते हैं कि जो मर्सिडीज लेता है उसको लगता है कि मेरे पास मर्सिडीज है। वो वाला वो कार भी अगर बाकी कारों के मुकाबले पे आ जाएगी तो फिर वो JLR पे शिफ्ट हो जाएगा या BMW में शिफ्ट हो जाएगा, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो वो एक कैच 22 सिचुएशन है कि क्या करें। लेकिन जो मैंने नोटिस किया आजकल, अगर आप रास्तों पे जाओ बहुत सारी मर्सिडीज और बहुत सारी BMWs दिख जाती है, क्योंकि लोग सेकंड हैंड गाड़ियां खरीद रहे हैं। हाँ, सेकंड हैंड। अगर आप इनका सर्विस चार्ज थोड़ा सा कम कर देना, क्योंकि ये गाड़ी आप खरीद तो लेंगे, सफेद हाथी है बेसिकली, पर उसको मेंटेन करने के लिए जितना पैसा खर्च होता है वहां पर अगर कुछ करें तो शायद इनकी सेल्स थोड़ी बहुत मैनेज हो जाएंगे। आफ्टर सेल्स कॉस्ट काफ़ी है यहाँ पर क्लियरली। अच्छा, ये आईटी में, खासतौर से मिड कैप आईटी में क्या व्यू है आपका इस समय? आपको लग रहा है पंकज की कोई पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है मिड कैप आईटी के अराउंड, या फिर अभी भी महंगे हैं ये स्टॉक्स? नहीं, मिड कैप आईटी में एक जो वैल्यूएशन करेक्शन होना था, मेरा ऐसा मानना है अनुज वो हो चुका है। तो वैल्यूएशन वाइज महंगे नहीं है, थोड़ा सा इन पे कंसर्न है यूएस रिसेशन का, और यूएस रिसेशन का ओवरऑल इंडियन आईटी सेक्टर पे क्या इंपैक्ट होगा। सो आई वुड सजेस्ट कि मिड कैप आईटी में इन्वेस्टर्स को अभी भी वेट करना चाहिए। अगर आईटी में लेना भी है तो मैं पहले लार्ज कैप आईटी लूंगा, और एक बार 3 महीने देखते हैं कि यूएस इकोनॉमी नेक्स्ट ईयर किस शेप में रहती है। रिसेशन जो आने वाला है यूएस में, ये शैलो रिसेशन रहता है कि डीप रिसेशन रहता है, और इसका कितना इम्पैक्ट रहेगा आईटी पे, तो एक बार वो देख के फिर असेसमेंट करके मेरे हिसाब से मिड कैप आईटी स्टॉक्स में बाइंग या कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो अगर आईटी में इन्वेस्टमेंट करना है तो आई वुड प्रेफर लार्ज कैप आईटी कंपनीज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, लार्ज कैप आईटी कंपनीज। देखिए निफ्टी ने एक हल्का सा डिप दिया, और वो डिप क्या, एक जरा 5 मिनट का चार्ट देखिए निफ्टी का टिक बाय टिक अगर आ जाए तो वो आपको बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करेगा कि वो जो बाय ऑन डिप्स हम बोलते रहते हैं क्या, या इवन बाय ऑन माइनर कंसोलिडेशन। एक हल्का सा डिप आया जो 18,680 तक लेके गया था निफ्टी को। ये देखिए आज वो 3 बजे वो मूव आया, उसके बाद ये देखिए क्या जो जबरदस्त ये 2-3 बड़ी कैंडल्स बनी। एक समय लग रहा था कि वो मार्केट में वो प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, लेकिन उसके बाद और अब ये वाला मूव है, ये है मार्केट का वो असली मूव। ये 3 PM मूव है 18,705 इस समय, डेज हाई के ऊपर है अभी 18,706 निफ्टी पर। और अब अगर इस मूव में आप 18,730 निकालेंगे तो फिर होगी ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि उसके बाद आप सोचेंगे कि जो 18,700 कॉल राइटर है, उसके बाद वो ये सोचेगा कि अगर आज हल्का सा भी फेड ने पॉजिटिव बोल दिया, हल्का सा भी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बोलने की ज़रूरत नहीं है उसको, हल्का सा भी अगर पावल साहब ने पॉजिटिव बोल दिया और अगर कल गैप अप हो गया वो भी वीकली एक्सपायरी वाले दिन, तो मार्केट कहाँ जाएगा? देखिए लास्ट एक्सपायरी आपको याद होगी थर्सडे को, क्या ज़बरदस्त कॉल राइटर्स की पिटाई हुई थी, और एक लग रहा है कि मार्केट में उसी तरीके का एक मोमेंटम बन रहा है। ये पैराबोलिक फेजेस जब आते हैं मार्केट में तो उसमें आपको अपसाइड पर ही पार्टिसिपेट करना है, भले रिलक्टेंटली पार्टिसिपेट करें लेकिन अपसाइड में पार्टिसिपेट करना है। ये आज मार्केट ने फिर आपको ये दिखा दिया है, डल मार्केट जब भी हो जाए उसको शॉर्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। जी हाँ, और शॉर्ट करेंगे तो उसका फिर अंजाम भुगतना पड़ेगा, यही मार्केट आपको कह रहा है। तो जो 15 मिनट का विंडो दिया था राहुल शर्मा ने कि निफ्टी को 18,700 के ऊपर होल्ड करना चाहिए, वो कॉन्शियसली होल्ड करता हुआ, और डाउ फ्यूचर्स भी मदद कर रहा है। डाउ फ्यूचर्स अपने कार्यक्रम की शुरुआत की थी तब 50 पॉइंट ऊपर था डाउ फ्यूचर्स, इस समय 93 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है, और नैस्डैक फ्यूचर्स भी करीब 50 पॉइंट ऊपर आ गया है, तो वहां से भी अच्छा खासा ट्रैक्शन बनता हुआ। अच्छा, वेरी क्विकली नितिन मुरारका हमारे साथ अभी भी है, आई बेग योर पार्डन, पंकज मुरारका अभी भी है। पंकज जी, मैं एक आपसे विदेशी मार्केट से भी पर्सपेक्टिव लेना चाहूंगी।
आज जेरोम पावेल की बयान आने वाला है, एक स्पीच देंगे और मार्केट जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है उसमें लोग अनुमान ये लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या एक डविश स्टांस आता हुआ दिखाई देगा, कंसिडरिंग इन्फ्लेशन थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ दिखाई दिया था। ये कितना बड़ा डिसाइडरी फैक्टर रहेगा इन टर्म्स ऑफ मनी फ्लो ग्लोबल इक्विटीज में एंड स्पेशली भारत में, क्योंकि अगले हफ्ते हम भी अपनी एमपीसी शुरू होते हुए देखेंगे। 5 तारीख को और 7 तारीख को पॉलिसी आएगी। हर्षद साहब, मेरा ऐसा मानना है कि ग्लोबली मार्केट्स ये प्राइसिंग कर रहे हैं ऑलरेडी कि वी आर एट पीक इन्फ्लेशन एंड वी आर वेरी क्लोज टू पीक इंटरेस्ट रेट्स आल्सो। एंड उसी के चलते ये जो लास्ट 1 महीने में रैली आई है इक्विटीज में ग्लोबली, वो उसी के चलते आई है बिकॉज पिछले 2 महीने के मंथ ऑफ मंथ इन्फ्लेशन नंबर्स ग्लोबली यूएस में थोड़े बेटर आए हैं, जहां हमने देखा है कि इन्फ्लेशन थोड़ी घटी है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। सो मुझे लगता है कि फेड की कमेंट्री अभी भी हॉकिश ही रहेगी, बट मार्केट्स ये प्राइसिंग कर रहे हैं और मेरा भी ऐसा मानना है कि जो नेक्स्ट रेट हाइक होगा 14 दिसंबर को वो शायद 50 बेसिस पॉइंट्स ही होगा। और इंडिया में भी हमें मान के चलना चाहिए कि 35 टू 50 बेसिस पॉइंट्स का एक रेट हाइक होगा आरबीआई से, जब आरबीआई नेक्स्ट वीक आरबीआई की मीटिंग होगी। पर मेरा ऐसा मानना है कि ये सब मार्केट में प्राइस्ड इन है, बिकॉज मार्केट्स हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं। मार्केट्स 6 to 9 मंथ्स आगे की इकोनॉमिक एनवायरनमेंट या इकोनॉमिक सिचुएशन को प्राइस करने की कोशिश करते हैं एंड मार्केट से मान के चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं जाके फर्स्ट क्वार्टर नेक्स्ट ईयर में इंटरेस्ट रेट्स पीक होंगी और फेड एक पॉज लेगा, बिकॉज तब तक इन्फ्लेशन काफी हद तक मॉडरेट हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जैसे ये फेड का स्टैंड भले ऑफिश रहेगा, पर उससे मार्केट में ज्यादा कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होगा मुझे लगता है। ठीक है मुरारका साहब, शुक्रिया आपका ये सारे स्टॉक्स पर बात करने के लिए। मार्केट देखिए पहले एक बार